हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीओ प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल जो होगा वो होप ऑन कश्मीर टाइम्स ऑफ इंडिया का, दूसरा है वेलकम एंड टू कैप्टिव माइनिंग इकोनॉमिक टाइम्स का, और तीसरा है स्टेजिंग अ कमबैक री इंजीनियरिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी द हिंदू का। होप ऑन कश्मीर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक मीटिंग की थी। जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके रिप्रेजेंटेटिव इसमें आए थे। गुपकर अलायंस के भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें आए थे। इसकी जो टेक अवेज हैं उसके वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं। आश्चर्य की बात यह रही कि अपोजिशन पार्टीज़ ने ये नहीं कहा कि जो आर्टिकल 370 को आपने निरस्त किया है, कमज़ोर किया है, उसे वापस लो। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर टोन में नजर आई, जो यह इशारा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी और पीडीपी का जो दबदबा है वो अभी भी बना हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करती है। और दूसरी तरफ आर्टिकल 370 जो है, जो निरस्त कर दिया जा चुका है, वो कम बैक नहीं आएगा। ये भी शायद अपोजिशन पार्टीज समझ गई हैं। पर सवाल ये उठता है कि इसका मेन पर्पस क्या ये था सरकार का कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए? कहीं इसी के लिए तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टोन में नहीं थी। देखिए, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है उसके लिए यह ज़रूरी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सब मिल करके इसमें पार्टिसिपेट करें, तभी इसकी क्रेडिबिलिटी सिद्ध हो पाएगी, वरना नहीं। आगे जब एडिटोरियल्स आएंगे तब हम लोग देखते हैं कि क्या व्यू बन के सामने आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एडिटोरियल है वेलकम एंड टू कैप्टिव माइनिंग ऑलमोस्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS3 इकोनॉमी एंड इट्स फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत फ्रेश कैप्टिव माइनिंग्स का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब से कोई भी कैप्टिव माइनिंग्स के लिए एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, ना ही एलोकेट किया जाएगा। कैप्टिव माइनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। यह माइंस वो होते हैं जिसमें कि कोल्स या मिनरल्स का एक्सक्लूसिव यूज़ उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है जो इस माइंस की ओनर है। यानी कि जो कंपनी कैप्टिव माइंस होल्ड की हुई हैं वो सिर्फ अपने काम के लिए इसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, अपने प्रोसेसिंग प्लांट में इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी दूसरी कंपनी को यह बेच नहीं सकती हैं। नॉन कैप्टिव माइंस में ऐसा नहीं है, वो अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और चाहे तो दूसरी कंपनी को भी बेच सकती हैं। इसके इश्यूज थे कैप्टिव माइंस के कि यह कहीं ना कहीं उस कंपनी को जिसके पास कैप्टिव माइंस हैं उसे अनफेयर एडवांटेज देता है। वो बाकियों के मुकाबले सस्ते में प्रोडक्ट्स बनाती थी। यानी कि जो रिच कंपनी हैं जो कैप्टिव माइंस को खरीद सकती थी, उन्हें एडवांटेज मिल रहा था पहले। खैर, नेक्स्ट इशू यह भी है कि ये जो माइंस हैं ये काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं, इनमें लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कोल्स वगैरह 100% कोल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो 40-50% ही कोल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बाकी सब बर्बाद हो जाता है। गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लाई है ये अच्छा है, पर नोट करने वाली बात यह है कि ये एग्जिस्टिंग कोल माइंस को ख़त्म नहीं कर रही है, सिर्फ न्यू माइंस ख़त्म होंगे। और कैप्टिव माइंस जो हैं इससे सरकार का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा था। यह मार्केट एफिशिएंट हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आए, अनफेयर कंपटीशन जो है वो ख़त्म हो, इसके लिए इसने ऐसा किया, जो कि एक अच्छी बात है। वे फॉरवर्ड ये है कि जो एग्जिस्टिंग कोल माइंस है उन्हें भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां अभी भी सस्ते में प्रोडक्ट्स दे रही हैं, जो कि अनड्यू कंपटीशन का एक एग्जांपल है। अनड्यू एडवांटेज इन्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसके लिए उन्हें परसुएड कर सकती हैं, उन्हें किसी तरीके का लालच दे सकती हैं, इंसेंटिव्स दे सकती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर लॉ को भी बदल सकती हैं। पर परसुएट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, यह रास्ता सबसे बेहतर होगा। बिकॉज अगर लॉ बदलता है तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर वो अलग ही इशू बन जाएगा। कैप्टिव कोल माइंस को अगर ख़त्म किया गया है तो इससे यह बेनिफिट है कि सस्ते में जो है कोल अवेलेबल हो पाएगा। कोल्स की सप्लाई जो मार्केट में कम थी वो बढ़ जाएगी, जिससे इसका दाम भी कम होगा। स्टेजिंग अ कम बैक री इंजीनियरिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी IR के लिए इम्पोर्टेंट है। CCI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने यह कहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है अफ्रीका के साथ वो घट गया है। एक्सपोर्ट जो है वो तो ठीक ठाक ही है, अभी भी है, पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा घट गया है, 25% डाउन हो गया है।
इसके रीज़न ऑब्वियस है, पहला कोरोना वायरस खुद है, दूसरा लॉन्ग टर्म रीज़न दैट इज़ चाइना हिमसेल्फ, और बाकी कंट्रीज़ भी हैं, यूएसए, यूके, इनका भी इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अल्टरनेटिव्स अफ्रीकन पीपल के लिए बढ़ गए हैं। फिर इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो घट गया है, ऑब्वियसली कोरोना के समय में और ज़्यादा घट गया है, पर पिछले 25 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो यह पाएंगे कि चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1/3 मुश्किल से हमने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे। खैर, चाइना की इकोनॉमी से अभी हम मैच नहीं कर सकते, राइट। चाइना की इकोनॉमी हमारे से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है, और यदि हम उसका फॉरेक्स देखें तो फॉरेक्स कई गुना ज़्यादा है उसके पास। वे फॉरवर्ड देखते हैं, हमें सॉफ्ट पावर पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहिए, इनफैक्ट इसे और स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अफ्रीका के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाना चाहिए, हेल्थ में, स्पेस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये सारे सेक्टर जो हैं इसमें हमारा पकड़ अच्छा है। हेल्थ के केस में तो हम कह सकते हैं कि हमारा पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम सबसे सस्ती दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करते हैं। कंसेशन लोन्स और ग्रांट्स जो अफ्रीका को दिए जा रहे थे कोरोना से पहले भी, उसे कंटिन्यू रखने चाहिए, बजाय इसके कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रेस है वो बढ़ चुका है, बजाय इसके कि फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कई डिकेड्स के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है, राइट। यदि हम इसे बंद कर देंगे तो चाइना इसका फ़ायदा उठा लेगा, फिर ये चाइना के नज़दीक चला जाएगा। हमें दूसरे कंट्रीज से भी सपोर्ट लेना चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेना चाहिए, जैसे कि बात चल रही थी इंडिया और जापान के बीच की एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर लाना चाहिए, तो इसे जल्द से जल्द मटेरियलाइज करें और ऐसी स्कीम्स और भी लाएं, जैसे कि यूएसए के साथ कोलैबोरेट किया जा सकता है। हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ प्रमोट करना चाहिए, बट दैट शुड बी डेवलपमेंट फ्रेंडली। इट शुड नॉट बी लाइक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कि वो बाद में इतना अधिक लोन वगैरह, इतना अधिक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि बाद में जो है वो कर्ज तले दब जाता है और वो कंट्री फिर चाइना का एक तरीके से इनडायरेक्टली गुलाम हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डाउनलोड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।